हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग समझेंगे जानेंगे कि राष्ट्रसंघ क्या है, राष्ट्रसंघ की प्रकृति क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी संरचना एवं कार्य के बारे में आप जानेंगे। चैप्टर का नाम भी है राष्ट्रसंघ, प्रकृति, संरचना एवं कार्य, द लीग ऑफ नेशंस, नेचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो अभी मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर जो आपको कराया था अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ, परिभाषा, उसके कुछ उदाहरण भी बताए थे। तो उस वीडियो में मैंने शायद आपको बताया था कि राष्ट्र संघ जो है ना वो पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो अनेक है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और यूएनओ हो गया आपका, फिर ये राष्ट्र संघ हो गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैंने आपको बताए थे। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ना विभिन्न देशों के बीच समन्वय एवं सहयोग स्थापित करने का कार्य करता है। और ये जो है महामारी और आतंकवाद के खिलाफ तथा पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करने का काम करता है, और चुनौतियों, जो विश्व स्तर की जो चुनौती है उससे निपटने का प्रयास करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में ये एक उदाहरण है राष्ट्र संघ, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, राष्ट्र संघ जब विफल हुआ ना, यानी जब असफल हो गया, तब जाके यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति हुई थी। तो चलिए जानते हैं राष्ट्र संघ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ओरिजिन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। राष्ट्र संघ की कल्पना वर्साय संधि जो हुई थी 1919, उसके बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उस समय वह अपनी गर्भावस्था में था, यानी नया नया वो पनप रहा था। ठीक है, राष्ट्र संघ के निर्माताओं के लिए जो बिंदु पूर्व उदाहरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रमाणित हुए वो इस प्रकार है। कंसर्ट ऑफ यूरोप, मध्यस्थता पद्धति एवं शस्त्रीकरण को सीमित करने की प्रवृत्ति, राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं शांति की योजनाएं। राष्ट्र संघ के निर्माण के लिए अनेक राजनयिकों यानी कि नेताओं ने अपनी अपनी योजनाएं प्रस्तावित की। सभी का उद्देश्य कम या अधिक रूप से युद्ध की विभीषिकाओं से दूर करना, युद्ध की जो आशंका थी, विभीषिका थी, उसको दूर करना, शांति को चिरस्थायी करना तथा अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए स्थायी व्यवस्था की स्थापना करना था। ठीक है, राष्ट्र संघ का निर्माण के लिए अनेक नेताओं ने अपना अपना प्रस्ताव रखा था, और सभी का उद्देश्य ज़्यादा या कम रूप से यानी लगभग एक समान ही था कि युद्ध की जो आशंका थी, विभीषिका थी, डर थी, उसको दूर करना, शांति स्थापित करना और राष्ट्रों के मध्य जो विवाद हो रहे थे उनको सुलझाने के लिए स्थायी व्यवस्था करना। अपनी योजना के अंतर्गत उन्होंने मांग की कि एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जाए जो शांतिपूर्ण साधनों द्वारा, न कि युद्ध द्वारा, विवादों को तय करने में सक्षम हो। इन योजनाओं ने राष्ट्र संघ के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। लॉर्ड ब्राइस की योजना, टॉफ्ट की योजना, विल्सन की योजना, प्रख्यात 14 उद्देशीय कार्यक्रम विल्सन की योजना में थी, और फिलीमोर की योजना, सीसेस की योजना तथा जनरल स्मर्स्ट की योजना। राष्ट्रपति विल्सन को राष्ट्र संघ का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है अक्सर कि राष्ट्र संघ का जनक किसे माना जाता है। तो राष्ट्रपति विल्सन को राष्ट्र संघ का जनक माना जाता है। विल्सन ने ही अमेरिकी सीनेट में भाषण देते हुए विश्व लीग की स्थापना पर जोर दिया। विल्सन की मान्यता थी युद्ध के द्वारा स्थायी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। विल्सन क्या मानते थे? विल्सन मानते थे, उनकी मान्यता थी कि युद्ध के द्वारा परमानेंट पीस जो है वो नहीं मिल सकता, नहीं प्राप्त हो सकता। विल्सन एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करने के इच्छुक थे जिसका आधार राष्ट्रों की समानता, सार्वभौमिक सत्ता, पारस्परिक सम्मान और सहयोग के आधार पर निर्मित हो। ठीक है, राष्ट्रपति विल्सन जो थे एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहते थे जिसका आधार जो है राष्ट्रों की समानता, सार्वभौमिक सत्ता और एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे के लिए सहयोग
के आधार पर निर्मित हो। इसी उद्देश्य से विल्सन ने 8 जनवरी 1918 को एक 14 सूत्री कार्यक्रम विश्व के सामने प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण पर जोर दिया गया। पेरिस के शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ के संविधान को तैयार करने के लिए विल्सन की अध्यक्षता में 19 सदस्यों के एक आयोग की स्थापना की गई। उस 19 सदस्यीय आयोग में छोटे राष्ट्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला। 14 जनवरी 1919 को उक्त आयोग द्वारा एक प्रस्ताव सम्मेलन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसे 28 अप्रैल 1919 को कुछ सामान्य संशोधनों सहित स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्र संघ को शांति संधियों का अभिन्न अंग बनाया गया। गैथोर्न हार्डी के शब्दों में राष्ट्र संघ शांति सम्मेलन का एक महान रचनात्मक कार्य था। इसकी आत्मा पूर्णता अंतर्राष्ट्रीय थी और उन सदस्यों के हाथों में जो निस्वार्थ भाव से इसका उपयोग करने का संकल्प करते, यह शांति का एक शानदार उपकरण बन सकता था। शांति संधियों की प्रथम 26 धाराओं में राष्ट्र संघ से संबंधित व्यवस्थाओं का उल्लेख है। राष्ट्र संघ की प्रकृति, नेचर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। राष्ट्र संघ की प्रकृति की विवेचना करते हुए ऑर्गेन्स्की ने लिखा है, यह स्पष्टता समझ लेना चाहिए कि राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सरकार नहीं थी। ऑर्गेन्स्की का मानना था कि राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सरकार नहीं है, वह संप्रभुता संपन्न राज्यों का एक ऐसा ऐच्छिक संगठन था जिसके सदस्यों ने प्रतिज्ञा पत्र में वर्णित कुछ नैतिक और आर्थिक दायित्वों को स्वीकार कर लिया था, परंतु इससे अधिक कुछ नहीं। मॉर्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्र संघ पवित्र मैत्री संघ के विपरीत एक वास्तविक संगठन था, जिसका वैधानिक व्यक्तित्व यानी कानूनी व्यक्तित्व था और जिसके अभिकर्ता और अभिकरण थे। राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे, चलिए जानते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। प्रसंविदा के अनुसार राष्ट्र संघ के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता का संप्रवर्तन तथा शांति एवं सुरक्षा की उपलब्धि, और दूसरा था सामाजिक कल्याण। प्रसंविदा के अनुच्छेदों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद राष्ट्र संघ के जो प्रयोजन प्रतीत होते यानी उद्देश्य जो प्रतीत होते हैं वे इस प्रकार थे। राष्ट्र संघ के उद्देश्य मुख्यतः थे युद्ध को रोकना, युद्धों की रोकथाम, राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक और प्रतिष्ठापूर्ण संबंध स्थापित करना, राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों का नियमन करने में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान्यता प्रदान करना, राष्ट्रों द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का सम्मान करना और उन पर न्यायपूर्ण आचरण करना, वार्साई संधि को क्रियान्वित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। राष्ट्र संघ की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ लीग ऑफ नेशंस। मेंबरशिप ऑफ लीग, प्रारंभ में राष्ट्र संघ के 52 राष्ट्र सदस्य थे, किंतु बाद में बढ़कर 57 हो गए। राष्ट्र संघ में 3 प्रकार के सदस्य थे। पहला, ऐसे राष्ट्र जिनके मौलिक सदस्य थे, इनकी संख्या 32 थी। ठीक है, जो इनके यानी कि राष्ट्र संघ के जो मौलिक सदस्य थे वो उनकी संख्या 32 थी। दूसरा, आमंत्रित राष्ट्र यानी जिसे आमंत्रण देकर शामिल किया गया था, जिनकी संख्या 13 थी। तथा तीसरा, समझौता पत्र पर लागू होने के बाद बनाए गए सदस्य राष्ट्र। 1 अप्रैल 1920 में राष्ट्र संघ के 42 सदस्य थे, 42 मेंबर्स थे और 21 राष्ट्र बाद में प्रविष्ट हुए यानी प्रवेश लिए। राष्ट्र संघ के संविधान में यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को स्वीकार करने, सैनिक शक्ति और शस्त्र अस्त्रों के संबंध में राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने पर अपनी सहमति प्रकट करे तथा राष्ट्र संघ की सभा असेंबली के सदस्य 2/3 मतों से उसे सदस्य बनाने के लिए अपनी सहमति प्रदान करे, तो उसे राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जा सकेगा। किसी भी सदस्य राष्ट्र को परिषद की सर्वसम्मति से राष्ट्र संघ से पृथक यानी अलग किया जा सकेगा। सदस्यता का प्रत्याहरण,
विड्रॉल ऑफ मेंबरशिप यानी कि राष्ट्र संघ से की सदस्यता से हटने का क्या प्रावधान था, चलिए जानते हैं। राष्ट्र संघ संविधा के अंतर्गत सदस्य अपनी सदस्यता जिन परिस्थितियों में वापस ले सकते थे वे इस प्रकार हैं। विड्रॉ करना यानी मेंबरशिप से विड्रॉ करने के लिए क्या होता था, देखिए 2 वर्ष की पूर्व सूचना देकर यानी 2 वर्ष पहले से ही सूचना देकर कोई भी सदस्य राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग सकता था। कोई सदस्य राज्य किसी संशोधन से असंतुष्ट होकर अपनी सदस्यता का परित्याग कर सकता था, लेकिन अलग होने से पहले उसे अपने सभी सामान्य एवं प्रसंविधानांतर्गत दायित्व पूरे करने होते थे। यदि कोई सदस्य राज्य अपना उत्तरदायित्व निभाने में असमर्थ पाया जाता तो परिषद की सर्वसम्मति से उसे राष्ट्र संघ से निकाला जा सकता था। सन 1937 से 38 के बीच राष्ट्र संघ के सदस्य 58 संप्रभु राज्य थे और एक समय राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 62 तक पहुंच चुकी थी, पर अप्रैल 1946 में राष्ट्र संघ की सभा के अंतिम अधिवेशन के समय 34 राष्ट्र इसके सदस्य बचे थे और शेष सदस्य यानी बाकी जो सदस्य थे सदस्य राज्य भिन्न भिन्न कारणों से इससे अलग हो गए थे, पृथक हो गए थे। राष्ट्र संघ का विधिक स्वरूप लीगल नेचर ऑफ द लीग। राष्ट्र संघ के विरोधियों ने उसे तरह तरह की संज्ञाएं दी, उन्होंने कई तरह के नाम दिए। सोवियत रूस ने राष्ट्र संघ को एक कूटनीतिक अंतर्राष्ट्रीय निकाय के रूप में सोवियत रूस के विरुद्ध पश्चिम का षड्यंत्र बताया, जिसके द्वारा कुछ संयुक्त शक्तियां कुछ राज्यों को हड़पना चाहती थी, लेकिन इस तरह की धारणा सत्यता से बहुत दूर थी, यानी सच से बहुत दूर थी। यह धारणा कुछ विरोधियों ने इसे अधिराज्य बताया था, जो इस तथ्य को अंतर्निहित किए हुए था कि राष्ट्र संघ के सदस्य बनने वाले राज्य उसके उपरांत अपनी संप्रभुता एवं स्वतंत्रता खो देंगे। लेकिन सदस्य राज्यों ने राष्ट्र संघ में प्रवेश करने के बाद भी संप्रभुता एवं स्वतंत्रता का परित्याग नहीं किया। राष्ट्र संघ की प्रसंविधा के अनुच्छेद 5(1) के अनुसार सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में राष्ट्र संघ की परिषद एवं सभा में सर्वसम्मति के सिद्धांत ने अपने सदस्यों में से किसी एक की भी इच्छा के विरुद्ध निर्णय लेने की संभावना को समाप्त कर दिया। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्र संघ कोई विश्व राज्य या विश्व सरकार नहीं था जो अपने निर्णयों को व्यक्तिगत सदस्यों के उनके पृथक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए बिना ही अपने नाम पर क्रियाशील होने का अधिकार रखता हो। कुछ लोग तो यह तर्क देते हैं कि जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कानून सामान्य रूप से संप्रभु राज्यों पर अवरोध यानी रुकावट आरोपित करता है, उसी प्रकार राष्ट्र संघ की सदस्यता से ग्रहण किए गए दायित्वों ने सदस्य राज्यों पर अवरोध अधिरोपित कर दिया था और उसकी संप्रभुता को परिसीमित कर रखा था। इसलिए राष्ट्र संघ एक अधिराज्य से कम नहीं था। ऐसे विचार नितांत भ्रमजन्य हैं। वस्तुतः राष्ट्र संघ ना अधिराज्य था, न उसने राज्यों की संप्रभुता को आत्मसात किया और न ही उनकी हैसियत घटाकर उन्हें संरक्षित राज्य की स्थिति में रखा। अपनी सामान्य संरचना में राष्ट्र संघ का दर्जा संभवतः महापरिसंघ कॉन्फेडरेशन के रूप में दर्शाया जा सकता है, जो राज्यों का एक शिथिल संघ था और जिसमें सदस्य राज्य अपनी अप्रकट संप्रभुता एवं स्वतंत्रता से वंचित हुए बिना अपने को कतिपय विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति के लिए संबद्ध कर चुके थे। वास्तव में राष्ट्र संघ सदस्य राज्यों के मध्य एक सहकारिता की लिखत थी। राष्ट्र संघ का अपना निजी सामूहिक स्वरूप था, क्योंकि वह अपने स्वयं के नाम पर संपत्ति का हक लेने में सक्षम था। राष्ट्र संघ सामूहिक निकाय के रूप में संविदा यानी एग्रीमेंट करने तथा अधिकार प्राप्त करने एवं दायित्व ग्रहण करने में समर्थ था। यह सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं का प्रशासन करने एवं
विशेष राज्यों के लिए न्यासी के रूप में कार्य करने में सक्षम था और अपने पद अभिहित अभिकर्ताओं एजेंट्स द्वारा प्रदेश का शासन तथा आश्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के अभिभावक एवं संरक्षक के रूप में कार्य करने में समर्थ था। राष्ट्रसंघ खुद ही यानी स्वतः अपने सदस्यों के प्रदेश में इस प्रकार विधिक क्षमता तथा ऐसे विशेष अधिकार एवं उन्मुक्तियों का उपभोग कर सकता था जो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक थी। यद्यपि राष्ट्र संघ की संविधा में उसके सामूहिक स्वरूप के विषय में कोई भी स्पष्ट उपबंध नहीं थे, तथापि व्यावहारिक दृष्टिकोण से राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय एवं देशिक दोनों ही विधिक व्यक्तित्व प्राप्त थे, क्योंकि उनके बिना वह अपने कार्यों को दक्षतापूर्वक करने में समर्थ नहीं होता। राष्ट्र संघ के अंग ऑर्गन्स ऑफ द लीग। राष्ट्र संघ में 3 मुख्य अंगों की स्थापना की गई थी। पहला सभा, दूसरा परिषद तथा सचिवालय। राष्ट्रसंघ में सभा, परिषद तथा सचिवालय इन 3 अंगों की स्थापना की गई थी। राष्ट्रसंघ के इन अंगों के अलावा उसमें कुछ सहायक एवं स्वायत्त निकाय भी थे जिन्होंने गैर राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनमें 2 अत्यंत महत्वपूर्ण थे, स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। सभा में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। प्रत्येक राज्य 3 प्रतिनिधि तक भेज सकता था, परंतु प्रत्येक सदस्य केवल 1 वोट देने का अधिकारी था। सभा का वर्ष में कम से कम 1 अधिवेशन सितंबर में होता था और आवश्यकता पड़ने पर विशेष सम्मेलन भी बुलाया जा सकता था। सभा में अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा ही किया जाता था और वे अपने लिए नियम बनाते थे। जिन मामलों पर विचार करना होता था उसे महासचिव द्वारा पहले ही तैयार कर लिया जाता था। आवश्यकता पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर सभा उसमें परिवर्तन कर सकती थी। सभा के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 6 विशेष समितियों की स्थापना की गई थी। पहला संवैधानिक तथा कानूनी मामलों से संबंधित समिति, दूसरा राजनीतिक समिति, तीसरा सामाजिक और मानवीय मामलों से संबंधित समिति, चौथा बजट समिति, 5वां संगठन समिति और छठा निशस्त्रीकरण समिति। सभा में विश्व शांति से संबंधित अथवा राष्ट्रीय संघ के कार्य क्षेत्र में आने वाले किसी भी विषय पर विचार किया जा सकता था, परंतु इन समस्याओं के संबंध में लिए गए निर्णय बाध्यकारी न होकर केवल सिफारिश मात्र होते थे। सभा को जिन विषयों पर विशेष अधिकार प्राप्त थे वे इस प्रकार है। सभा को राष्ट्र संघ के बजट का निर्धारण करने का विशेष अधिकार प्राप्त था। सुपरवाइजरी कमीशन की स्थापना करने का अधिकार प्राप्त था। सभा को राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र में संशोधन करने का अधिकार था और 2/3 बहुमत के समर्थन से नवीन राष्ट्रों को राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करने का अधिकार था। सभा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कर सकती थी। परिषद के अस्थायी एवं स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार था एवं सभा परिषद के लिए नामजद किए जाने वाले नए सदस्यों की पुष्टि करता था। सभा प्रति वर्ष यानी हर वर्ष बहुमत के आधार पर परिषद के लिए 3 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करती थी और प्रति नए वर्ष बहुमत द्वारा अस्थायी न्यायालय के लिए न्यायाधीशों का निर्वाचन करती थी। सभा परिषद की सिफारिश पर महासचिव का भी निर्वाचन करती थी। सभा का एक अध्यक्ष और 6 उपाध्यक्ष होते थे। सभा के सभी निर्णयों में समस्त सदस्य राष्ट्रों की सहमति होना जरूरी था, परंतु कार्यविधि से संबंधित सभी निर्णय बहुमत द्वारा किए जा सकते थे। परिषद द काउंसिल। परिषद जो है राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रारंभ में राष्ट्र संघ की परिषद के 5 स्थायी सदस्य ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली और जापान एवं 4 अस्थायी सदस्य थे, लेकिन अमेरिकन सीनेट की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका। उसके बाद 8 सितंबर 1929 को जर्मनी को परिषद का स्थायी सदस्य बना लिया गया और स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके पहले 6 और उसके बाद 9 निश्चित कर दी गई थी। परिषद के अस्थायी एवं स्थायी सदस्यों की संख्या में बराबर वृद्धि
अथवा कमी होती रही। जहां सदस्य राष्ट्रों के स्वार्थ टकराए, वहीं उन्होंने राष्ट्रसंघ की स्थायी सदस्यता को त्याग दिया। ठीक है, जहाँ पे जो सदस्य राष्ट्र थे ना राष्ट्रसंघ के, उनका जब अपना स्वार्थ का मामला आया तब उन्होंने क्या किया, राष्ट्रसंघ की स्थायी सदस्यता को भी त्याग दिया। ठीक है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए अपने राष्ट्रहित जो है सर्वोपरि होते हैं, उसके लिए वो कुछ भी त्याग कर सकता है। 1939 के पूर्व ही जर्मनी और इटली ने राष्ट्रसंघ की स्थायी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और युद्ध शुरू होने के बाद राष्ट्रसंघ बिल्कुल प्रभावहीन हो गया। परिषद उन सभी मामलों पर विचार विमर्श कर सकती थी जिन मामलों पर सभा में विचार किया जा सकता था। परिषद की बैठकें 3 माह में एक बार होती थी, आवश्यकता होने पर कभी भी बुलाई जा सकती थी। परिषद का सबसे मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना था। इसके अलावा निशस्त्रीकरण संबंधी प्रयास करना, बाहरी आक्रमणों से सदस्य राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करना, संरक्षित प्रदेशों के शासन की रिपोर्ट पर विचार करना, सभा की सिफारिशों को क्रियान्वित करना, अन्य प्रशासनिक कार्य करना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए सैन्य कार्यवाही का निश्चय करना आदि परिषद के कार्य थे। महासचिव की नामजदगी, सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति आदि कार्य भी परिषद के माध्यम से ही संपन्न होते थे। यह राष्ट्रसंघ की सबसे अधिक महत्व की संस्था थी। राष्ट्रसंघ की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था थी परिषद। ठीक है, सचिवालय यह भी राष्ट्रसंघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। राष्ट्रसंघ का स्थायी प्रशासनिक अंग सचिवालय था। इसका मुख्यालय जेनेवा में था। सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था? जेनेवा में था, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के 600 कर्मचारी कार्यरत थे जो अपने कार्यों के लिए राष्ट्रसंघ के प्रति उत्तरदायी थे और उनका प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता था। राष्ट्रसंघ के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सचिवालय का महत्वपूर्ण योगदान था। इसका मुख्य कार्य सभा एवं परिषद के लिए विचारणीय बिंदुओं की सूची तैयार करना, यानी किस पर विचार होगा, किस विषय पर विचार होगा, इसका लिस्ट तैयार किया जाता था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के संबंध में सूचनाएं एकत्रित करना और उनका प्रकाशन करना, उसको पब्लिश करना, बैठकों की कार्यवाहियों का विवरण तैयार करना एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों का संपादन करना था। राष्ट्रसंघ के मुख्य कार्य, फंक्शंस ऑफ द लीग। प्रसंविधा के अनुसार राष्ट्रसंघ के मुख्य कार्य इस प्रकार है। राष्ट्रसंघ प्रशासनिक कार्य करता था, संरक्षण संबंधी कार्य करता था, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता था, सामाजिक और आर्थिक कार्य करता था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था की स्थापना करना भी राष्ट्रसंघ का कार्य था। राष्ट्रसंघ जो है प्रशासनिक कार्य किस प्रकार करता था? राष्ट्रसंघ वारसाई की संधि की उपज था और उससे यह आशा की गई थी कि यह शांति संधियों के क्रियान्वयन में सहयोग देगा। राष्ट्रसंघ पर संधियों को लागू करने की जिम्मेदारी थी। इतना ही नहीं, संधियों के सामान्य प्रशासन के अलावा भी राष्ट्रसंघ को सार की घाटी और डेजिंग के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वारसाई की संधि के द्वारा सार बेसिन पर 15 वर्ष तक शासन करने का अधिकार राष्ट्रसंघ को दिया गया। अंत में जनमत संग्रह द्वारा 1935 में सार का प्रशासन जर्मनी को सौंप दिया गया। डेजिंग एक जर्मन बहुल प्रदेश था, लेकिन पोलैंड को संतुष्ट करने के लिए उसे भी जर्मनी से अलग राष्ट्र के संरक्षण में एक स्वतंत्र नगर बना दिया गया और इसके प्रशासन के लिए एक हाई कमीशन की नियुक्ति की गई। पोलैंड और डेजिंग के बीच बराबर तनाव बना रहा, जिसके कारण राष्ट्रसंघ डेजिंग के प्रशासन में असफल रहा। वास्तव में डेजिंग और पोलिश गलियारे की समस्या भी द्वितीय विश्व युद्ध में सहायक हुई। संरक्षण संबंधी कार्य। यह व्यवस्था पराजित धुरी राष्ट्रों से प्राप्त उपनिवेशों के संबंध में राष्ट्रसंघ के द्वारा स्थापित की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत जर्मन साम्राज्य से प्राप्त उपनिवेशों और टर्की साम्राज्य के अरब प्राय द्वीप के निवासियों की उन्नति और कल्याण का कार्य राष्ट्रसंघ को सौंपा गया। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए राष्ट्रसंघ को जो प्रदेश और उपनिवेश प्राप्त हुए, उनके शासन का अधिकार विभिन्न सदस्य राष्ट्रों को ही सौंपा गया, जिन्हें संरक्षक राज्य मैंडेटरी स्टेट्स की संज्ञा दी गई। ये संरक्षक राज्य राष्ट्रसंघ के समझौते के अनुसार
इन सौंपे गए प्रदेशों का शासन करते थे तथा इसकी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रसंघ की परिषद को भेजते थे। राष्ट्रसंघ का स्थायी संरक्षक आयोग इन रिपोर्टों की जांच करता था, याचिकाएं सुनता था और परिषद को आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करता था। संरक्षक क्षेत्रों को ए, बी और सी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जापान और दक्षिण अफ्रीकन संघ को संरक्षक राज्य बनाया गया था, लेकिन इस व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ फ्रांस और ब्रिटेन को ही मिला। इसका मुख्य कारण यह था कि यह व्यवस्था शोषण और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का ही एक नवीन रूप थी। इस प्रणाली के माध्यम से संरक्षित राज्यों ने अपने राष्ट्रीय स्वार्थों की पूर्ति की। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि यह व्यवस्था एक पक्षीय थी। इसे मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों से यानी हारे हुए राष्ट्रों से छीने गए प्रदेशों पर ही लागू किया था। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। राष्ट्रसंघ का कार्य क्या था? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना। पहला जो विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, उसके ख़त्म होने के बाद, उसकी समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों के सामने अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का प्रश्न एक महत्वपूर्ण समस्या थी। यूरोप के अलग अलग राज्यों में बसने वाले लगभग 3 करोड़ अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का कार्य राष्ट्रसंघ को सौंपा गया। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रसंघ और विविध राज्यों के बीच समझौता किया गया, लेकिन अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने में राष्ट्रसंघ असफल ही रहा, क्योंकि स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों को अपनी बात मनवाने के लिए राष्ट्रसंघ के पास ज़रूरी शक्ति जो होनी चाहिए उसकी कमी थी, आवश्यक शक्ति की कमी थी, जिसके कारण वह अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों को नहीं रोक सका। सामाजिक और आर्थिक कार्य क्या थे राष्ट्रसंघ के, चलिए जानते हैं। यद्यपि राष्ट्रसंघ एक राजनीतिक संस्था थी, लेकिन गैर राजनीतिक कार्यों के रूप में इस संस्था की उपलब्धियां विशेष उल्लेखनीय थी। राष्ट्रसंघ ने आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों के पुनर्निर्माण में योग दिया। विश्व के सभी राष्ट्रों को स्वस्थ आर्थिक नीतियाँ अपनाने के लिए प्रेरित किया। ऑस्ट्रिया, हंगरी, डेनजिंग, बल्गेरिया आदि देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में राष्ट्रसंघ का योगदान उल्लेखनीय था। यूनान, हंगरी, बल्गेरिया और ऑस्ट्रिया के शरणार्थियों को बसाने में राष्ट्रसंघ की योजना प्रशंसनीय थी। वैज्ञानिक प्रगति, साहित्य, कला और शिक्षा के विकास में भी राष्ट्रसंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल विकास और नारी कल्याण के अनेक नियम राष्ट्रसंघ द्वारा बनाए गए। इसी प्रकार संचार और परिवहन, विद्युत, जल वितरण, दासता और बेगारी समाप्त करने, वेश्यावृत्ति का अंत करने, मादक पदार्थों पर नियंत्रण लगाने, युद्ध बंदियों की रिहाई आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी राष्ट्रसंघ की सेवाएं प्रशंसनीय रही। लियोनार्ड के शब्दों में इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की कार्यसूची चुंगी, आर्थिक मंदी, कच्चे मालों की पहुंच, आयात कर संबंधी नियमावली, जाली मुद्रा, आर्थिक पुनर्निर्माण जैसे आर्थिक विषयों से भरी हुई थी। इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी क्षेत्रों में कार्यक्रम निर्धारित किए गए अथवा ठोस नीतियां बनाई गई, लेकिन यह बात महत्वपूर्ण है कि इन प्रश्नों पर सरकारें एवं उनके द्वारा स्थापित संगठन संयुक्त रूप से वार्तालाप और अध्ययन कर रहे थे। यह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता की दिशा में एक दूरगामी कदम था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था संबंधी कार्य। राष्ट्रसंघ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था की स्थापना करना और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रसंघ के चार्टर में 4 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। राष्ट्रसंघ के चार्टर में 4 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। पहला, राष्ट्रसंघ के सदस्यों को कुछ ऐसी कानूनी बाध्यताएं तथा उत्तरदायित्वों का पालन करने को कहा गया जिसके कारण युद्ध एक बड़ी सीमा तक मर्यादित हो जाता था। राष्ट्रसंघ के चार्टर में इस प्रकार की व्यवस्था की गई जिससे अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो सके। युद्ध प्रारंभ हो जाने पर यानी युद्ध की शुरुआत होने पर या किसी राज्य द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करने पर आक्रमणकारी या दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध या सैनिक कार्यवाही की व्यवस्था की गई।
युद्ध को समाप्त करने के लिए निःशस्त्रीकरण की योजना पर बल दिया गया। इसके अलावा राष्ट्र संघ को संधियों के पुनर्निरीक्षण का अधिकार दिया गया ताकि वह उनको समय अनुकूल यानी समय के हिसाब से बनाकर युद्धों को जन्म देने वाले कारणों का निराकरण कर सके। राष्ट्र संघ ने अल्पकाल में यानी छोटे समय में जिन राजनीतिक समस्याओं पर विचार कर निर्णय लिए उनमें प्रमुख समस्याएं इस प्रकार है। देखिए, राष्ट्र संघ ने जिन राजनीतिक समस्याओं पर विचार किए और निर्णय लिए वे इस प्रकार है। यूक्रेन और मालमेडी की समस्या, भारत सोवियत रूस समस्या 1920, स्वीडन फिनलैंड विवाद 1921, पोलैंड लिथुआनिया विवाद 1920 से 27 तक जो चला, अल्बानिया सीमा विवाद 1921, हंगरी रोमानिया विवाद 1923 से 30, जर्मनी पोलैंड सीमा विवाद 1921 से 22, फिनलैंड रूस विवाद 1921 से 39, ऑस्ट्रिया हंगरी सीमा विवाद 1922, बल्गेरिया यूनान विवाद 1925, यूनान में अल्बानिया के अल्पसंख्यकों की समस्या 1924 से 1926, हंगरी यूगोस्लाविया सीमा विवाद 1922, हंगरी चेकोस्लोवाकिया विवाद 1922-23, ट्यूनीसिया मोरक्को विवाद 1922, ग्रीस इटली विवाद 1923, ग्रेट ब्रिटेन तुर्की विवाद 1924, बोलिविया पराग्वे विवाद 1928 से 35, चीन जापान विवाद 1931, पेरू कोलंबिया विवाद 1932, इटली इथियोपिया विवाद 1934। इन राजनीतिक समस्याओं में कुछ समस्याओं का समाधान करने में राष्ट्रसंघ सफल हुआ, लेकिन अधिकांश विवादों को सुलझाने में वह असमर्थ रहा। ठीक है, इतने सारे जो विवाद मैंने आपको बताए, इन पर राष्ट्रसंघ ने विचार किया, इन सभी पर विचार किया। कुछ को उन्होंने सुलझाने में सफलता हासिल की, लेकिन इनमें से ज़्यादातर जो विवाद है उनको सुलझाने में वह असमर्थ रहा, राष्ट्रसंघ असमर्थ रहा। लेकिन फिर भी इसने कई विवादों का निवारण भी किया है। राष्ट्रसंघ का मूल्यांकन व विघटन, एस्टिमेट ऑफ द रोल ऑफ द लीग ऑफ नेशंस एंड इट्स डिसोल्यूशन। किस प्रकार राष्ट्रसंघ जो है, आपको पता होगा कि राष्ट्रसंघ का अस्तित्व नहीं है अब। क्यों नहीं है, क्यों इसका विघटन हो गया, क्यों ये डिसोल्यूशन हो गया इसका? अंतर्राष्ट्रीय संगठन के इतिहास में राष्ट्रसंघ का निर्माण निस्संदेह एक महत्वपूर्ण प्रयोग था, जिसने भावी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया। सार्वजनिक जन कल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रसंघ को जितनी सफलताएं प्राप्त हुई थी, उतनी सफलताएं उसे शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में प्राप्त नहीं हुई थी। राष्ट्रसंघ की भूमिका के मूल्यांकन की दृष्टि से उसके इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया जा सकता है। पहला उत्थान काल 1920 से 1927, दूसरा संशय काल 1927 से 1932, पतन काल 1932 से 1939 और चौथा है निलंबन एवं समाप्ति काल 1939 से 1946। इसका मैं बता दूं आपको, मुख्य कारण यह था कि राष्ट्रसंघ का जो उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना, इसमें वो असफल रहा, इसलिए इसका जो है विघटन हुआ था। क्योंकि इसके रहते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, तो इसीलिए इसका जो औचित्य है घट गया। इसके स्थान पर नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। चलिए जानते हैं राष्ट्रसंघ का उत्थान काल। 1920 से लेकर 1927 ईस्वी तक के वर्ष राष्ट्रसंघ के लिए सफलता के वर्ष थे। इस अवधि में राष्ट्रसंघ के अंतर्गत आर्थिक एवं वित्तीय संगठन, संचार व यातायात संगठन और स्वास्थ्य संगठन, 3 प्रधान तकनीकी संगठनों का जन्म हुआ। यद्यपि इस काल में जन कल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रसंघ को बहुत कम सफलता मिली, किंतु शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रसंघ सफल रहा। राष्ट्रसंघ यूनान द्वारा बल्गारिया के विरुद्ध किए गए आक्रमण 1925 को रोकने में सफल रहा और उसने कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया, जैसे एलैंड द्वीप विवाद 1921, जर्मनी पोलैंड विवाद 1921-22, अल्बानिया सीमा विवाद 1921-24 और पोलैंड चेकोस्लोवाकिया विवाद 1923-24। इन्हीं वर्षों में यूरोप के अशांत क्षेत्र में शांति सुरक्षित करने के उद्देश्य से लोकार्नो की संधियां भी की गई, जिनके फलस्वरूप सन 1926 में जर्मनी राष्ट्र संघ में प्रविष्ट हुआ। उसके प्रविष्ट यानी जर्मनी का राष्ट्र संघ में शामिल हो जाने पर राष्ट्र संघ केवल विजेताओं का संबंधित नहीं रहा, बल्कि उसने सार्वदेशिक संगठन का रूप भी धारण कर लिया। संशय काल 1927 से लेकर 1932 तक के वर्ष राष्ट्रसंघ के लिए सामान्य संशय एवं अनिश्चितता के वर्ष कहे जा सकते हैं। 27 अगस्त सन 1928 ईस्वी को 15 राज्यों के प्रतिनिधियों ने युद्ध त्याग की संधि
केलॉग-ब्रिया पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राज्य अमेरिका भी उक्त पैक्ट का हस्ताक्षरकारी बना और तब राष्ट्रसंघ के सदस्यों ने आशा की कि उनके द्वारा आक्रामक राज्यों के विरुद्ध अनुशासित लागू करने में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन सन 1929 के विश्व आर्थिक संकट ने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप इटली में फासिस्टवाद और जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। जापान भी पीछे ना रहा। जापान ने 1931 ईस्वी के सितंबर में चीन के मंचूरिया प्रांत पर अचानक आक्रमण कर दिया, लेकिन राष्ट्रसंघ ने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। पतन काल, राष्ट्रसंघ का पतन काल जो है 1932 से 1939 रहा। 1923 ईस्वी से राष्ट्रसंघ का पतन 1932 ईस्वी से राष्ट्रसंघ का पतन काल प्रारंभ हुआ, जब 11 मार्च सन 1932 ईस्वी को राष्ट्रसंघ की सभा ने स्टिम्सन सिद्धांत को अनुमोदित कर दिया और लिटन आयोग ने प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जापान को दोषी ठहराया। जापान राष्ट्रसंघ से अलग हो गया। जर्मनी ने भी सन 1932 ईस्वी में उसका परित्याग कर दिया। इसके बाद राष्ट्रसंघ की दशा दयनीय होती गई। सन 1935 ईस्वी में इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण कर दिया। राष्ट्रसंघ ने इटली के विरुद्ध अनुशस्ति लागू तो की, लेकिन तथाकथित आर्थिक अनुशस्ति और विफल ही रही। और इथियोपिया उसके भाग्य पर छोड़ दिया। राष्ट्रों का विश्वास राष्ट्रसंघ से उठ गया और उन्होंने अपना त्यागपत्र देना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रसंघ मृतप्राय हो गया। तो समझा आपने कैसे राष्ट्रसंघ का पतन हुआ। धीरे धीरे उसके जो सदस्य राष्ट्र थे उन्होंने त्यागपत्र देना शुरू कर दिया था। परिणाम स्वरूप राष्ट्रसंघ मृतप्राय यानी मुर्दा साबित हुआ। ठीक है। निलंबन एवं समाप्ति का काल, सन 1939 से लेकर 1946 तक के वर्ष राष्ट्रसंघ के लिए निलंबन एवं समाप्ति यानी खत्म होने के वर्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अशांति, उपद्रवों और अभ्याक्रमणों ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि संघ के सदस्य स्वयं युद्धरत हो गए। मतलब इस संघ के जो सदस्य थे वो खुद ही युद्ध में लिप्त हो गए, लग गए। इसी अवधि में राष्ट्रसंघ ने सोवियत संघ को उसके फिनलैंड पर आक्रमण करने के अपराध में संघ से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। मॉस्को के विरुद्ध उसके निरर्थक शब्द उसके अंतिम शब्द थे। 19 अप्रैल सन 1946 को संघ के संस्थापकों द्वारा ही उसकी सम्मान रहित अंतिम क्रिया की गई, जिस समय उसकी जगह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो चुकी थी। राष्ट्रसंघ की विफलता के क्या कारण थे? कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। राष्ट्रसंघ की विफलताओं के कारण इस प्रकार है। संवैधानिक दुर्बलताएं। राष्ट्रसंघ की असफलता या विफलता का कारण यह था कि राष्ट्रसंघ के संविधा में अनेक संवैधानिक कमजोरियां थी। राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्र उसकी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं थे, उन पर केवल नैतिक बंधन था। राष्ट्रसंघ के पास अपने निर्णयों को लागू करवाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सेना आदि की व्यवस्था नहीं थी। इसी कारण जापान द्वारा मंचूरिया पर, इटली द्वारा अबिसिनिया पर और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण के समय वह अकर्मण्य साबित हुआ। किसी भी राज्य को अपराधी घोषित करने का निर्णय परिषद द्वारा सर्वसम्मति से करना पड़ता था, लेकिन इसमें राष्ट्रों के आपसी स्वार्थ टकराते थे, इसीलिए सर्वसम्मत निर्णय का कर पाना कठिन था। राष्ट्रसंघ की सभा में भी निर्णय के लिए कुछ अपवादों को छोड़कर, जिसका विशेष रूप से उपबंध किया गया था, बैठक में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक थी। सर्वसम्मति के सिद्धांत ने राष्ट्रसंघ की गतिविधियों को चरम सीमा तक हानि पहुंचाई, अतः विधिवेत्ताओं ने इसे राष्ट्रसंघ की सबसे बड़ी कमजोरी बताया। चार्टर के अनुसार युद्ध का पूर्ण निषेध नहीं किया गया था, केवल आक्रमणात्मक युद्ध ऑफेंसिव वार को अवैध घोषित किया गया था, जबकि रक्षात्मक युद्ध जो होते थे डिफेंसिव वार, उसको वैध समझा गया था।
डिफेंसिव वॉर जो थे, रक्षात्मक युद्ध, उसे वैध माना गया था। यह बताना बहुत कठिन था कि आक्रमणकारी कौन है। प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में युद्ध पर उतारू हो जाता था। राष्ट्रसंघ के पास स्थायी और स्वतंत्र आय के साधन नहीं थे, जिसके कारण उसे सदैव आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। संरचनात्मक दुर्बलताएं। राष्ट्रसंघ की विघटन का दूसरा कारण है संरचनात्मक दुर्बलताएं। राष्ट्रसंघ की संरचना में अनेक त्रुटियां थी, गलतियां थी। संघ की सदस्यता को व्यापक नहीं रखा गया था। पूर्व शत्रु राज्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। जर्मनी और उसके युद्धकालीन मित्रों को सदस्यता नहीं दी गई थी। अमेरिका शुरुआत से ही राष्ट्रसंघ में शामिल न हो सका था। सोवियत संघ को भी उसके साम्यवाद के भय से राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बनाया गया था। इसके प्रधान सदस्य ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और इटली पुराने मित्र राज्य थे, जिनमें जापान ही एक गैर यूरोपीय राष्ट्र था जो महान शक्ति की श्रेणी में आता था। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और जर्मनी युद्धोत्तरकालीन विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं हो सके थे। इस प्रकार राष्ट्रसंघ विजेताओं का संघ या संतुष्ट राष्ट्रों का संघ बनकर रह गया। अमेरिका का असहयोग, ये भी एक मुख्य कारण है राष्ट्रसंघ के विघटन का, कि अमेरिका ने इसको सहयोग नहीं दिया। राष्ट्रसंघ का दुर्भाग्य था कि उसका निर्माता और प्रमुख समर्थक राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए ही उसका सदस्य नहीं बन सका। गेथोर्न हार्डी के शब्दों में, एक बालक राष्ट्रसंघ के यूरोप के दरवाजे पर अनाथ की भांति छोड़ दिया। गेथोर्न हार्डी ने कहा कि एक बालक यानी राष्ट्रसंघ को यूरोप के दरवाजे पर अनाथ की भांति छोड़ दिया, जिसके चेहरे मोहरे से अमेरिकी विरासत की स्पष्ट छाप दिखाई देती थी। वारसाई संधि की उपज। राष्ट्रसंघ की उत्पत्ति वारसाई संधि से हुई थी और यह भी उसके पतन का एक कारण सिद्ध हुआ। नॉर्मन बेंटचेव के शब्दों में, राष्ट्रसंघ एक कुख्यात माँ की कलंकित पुत्री अथवा बदनाम माँ की सम्मानित बेटी थी। यही कारण था कि पराजित राष्ट्र इसे एक थोपी हुई व्यवस्थाओं का संरक्षक मानते थे तथा विजेता राष्ट्रों की स्वार्थ सिद्धि का साधन मानकर इसे घृणा करते थे या घृणा की दृष्टि से देखते थे। सदस्य राष्ट्रों की परस्पर विरोधी नीतियाँ। सदस्य राष्ट्र जो थे राष्ट्रसंघ के सहयोग से ही सदस्य राष्ट्रों के सहयोग से ही राष्ट्रसंघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था अपने उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ हो सकती थी, लेकिन इसकी स्थापना के साथ ही सदस्य राष्ट्र इसे अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाने में लग गए थे। फ्रांस चाहता था कि राष्ट्रसंघ वारसाई की संधि को अपनी पूर्ण शक्ति के साथ लागू करने और उसकी व्यवस्थाओं को स्थायी रूप देने में सहायता प्रदान करे। दूसरे शब्दों में, फ्रांस इसे जर्मनी को कुचलने का साधन समझता था। ब्रिटेन अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जर्मनी के प्रति उदारता की नीति का अनुसरण कर रहा था। जर्मनी ने जब यह अनुभव किया कि राष्ट्रसंघ उसकी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाता है और मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, तो 1926 में सदस्य बना और शीघ्र 1933 में सदस्यता का परित्याग कर दिया। सोवियत रूस भी राष्ट्रसंघ की नीतियों से अप्रसन्न था, क्योंकि साम्यवादी क्रांति को विफल बनाने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों ने सैनिक सहायता दी थी। अमेरिका ने सदस्यता ही ग्रहण नहीं की, ठीक है, इसने मेंबरशिप ली ही नहीं अमेरिका ने। इस प्रकार विभिन्न राष्ट्रों की परस्पर विरोधी नीतियों के कारण राष्ट्रसंघ जो है असफल हो गया। निशस्त्रीकरण की असफलता। राष्ट्रसंघ अपनी निशस्त्रीकरण की योजनाओं में भी सफल नहीं हो सका, ठीक है। राष्ट्रसंघ की योजना थी निशस्त्रीकरण, लेकिन इसमें भी वो सफल नहीं हो सका। 1930 के बाद शस्त्र अस्त्रों की निरंतर होड़ बढ़ती चली गई। प्रत्येक राष्ट्र इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा, जिसके कारण राष्ट्रसंघ अपनी विश्व शांति की योजना को क्रियान्वित करने में असफल रहा। उग्र राष्ट्रीयता की भावना, यह भी एक कारण था राष्ट्रसंघ के विघटन का। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ 1914 से 1918, उसके बाद राष्ट्रों में उग्र राष्ट्रीयतावाद की प्रवृत्ति और भी अधिक बलवती हो गई थी और संप्रभु राष्ट्र अपने ऊपर किसी का नियंत्रण स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। राष्ट्रों की संकीर्ण राष्ट्रवाद की इस मनोवृत्ति ने राष्ट्रसंघ की सफलता में अवरोध उत्पन्न किया, यानी इसे असफल बनाने में सहयोग दिया। निष्कर्ष रूप में यह कहना
उचित होगा, यथोचित होगा कि राष्ट्रसंघ केवल इसलिए विफल नहीं हुआ कि उसमें संवैधानिक एवं रचनात्मक दुर्बलताएं थी। वह विफल इसलिए हुआ कि महान शक्तियों के मध्य उसकी सफलता के लिए सहयोग की इच्छा नहीं थी। उनमें आदर्श, आस्था एवं नीतियों की एकता नहीं थी। राष्ट्रसंघ सफल अवश्य रहता, जरूर सफल होता, यदि उसके सदस्य में परस्पर सहयोग करने की इच्छा रहती। राष्ट्रसंघ असफल इसलिए हुआ क्योंकि उसके जो मेंबर्स थे, इसको जो सदस्य थे, उनमें आपस में सहयोग नहीं थी। ठीक है, एक दूसरे में सहयोग करने की इच्छा नहीं थी। पॉटर ने ठीक ही लिखा है कि राष्ट्रसंघ विफल नहीं हुआ, बल्कि उसके सदस्य राष्ट्र विफल हुए। वीडियो यूजफुल लगी है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।